गन बंदूक। अच्छा जी। GUN MEE। M हाँ जी, EET। T। हाँ जी, हाँ बस गुणमित थैंक यू सो मच। यादगार डेट आज की। बोलने वाली थी भी, मैंने कहा बोलो ये तो बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। for advancing responsible and sustainable industrial practices. Apart from all these accolades, what distinguishes Shri Dholakia is the moral. Thank you, sirs. Thank you, ma'am. We now also would like to felicitate our dignitaries. We warmly welcome Mrs. Kavita Patidar, Member of Parliament Rajya Sabha. I request Kavita ji to please accept the sapling as a welcome gesture presented by Ma'am Nirvana Maharaj. We welcome Mrs. Maya Narolia ji, Member of Parliament Rajya Sabha. I request Maya ji to please accept the sapling presented by Ma'am. We warmly welcome Shri Radhav Krishna, Founder and CEO of Brihat, and request him to please accept the sapling presented. We welcome them warmly. We also sincerely welcome Dr. Jagdish Patel. His opening remarks, sir. हमारे राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य एंड भारत के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टर कंपनी के फाउंडर आदरणीय श्री गोविंद भाई धोलकिया जी, आज आपके साथ संवाद करेंगे उससे पहले मैं कुछ एक छोटी सी बात 1-2 मिनट में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। गोविंद भाई धोलकिया आज आपके बीच यहां संवाद के लिए उपस्थित है। इससे पहले भारत की प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान IIM अहमदाबाद, IIM मुंबई, IIT कानपुर और कई सारी ऐसी शिक्षा संस्थाओं में ऐसे कार्यक्रम में वो जा चुके हैं। उनका लाभ उनके स्टूडेंट्स और शिक्षार्थी ले चुके हैं। आपको शायद जिज्ञासा होगी कि ऐसी कौन सी खूबी उनमें है कि इतनी सारी प्रतिष्ठित संस्थाएं इनको निमंत्रित करती है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी शिक्षा शायद इस हॉल में बैठे हुए सभी स्टूडेंट से कम होगी। वो केवल प्राथमिक एजुकेशन
7वीं कक्षा तक ही पढ़े होने के बावजूद आज उनके प्रैक्टिकल सक्सेस जो उन्होंने अर्जित की है, उसकी वजह से IIM मुंबई, IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर और कई सारे संस्थानों में वो गाइडेंस के लिए जा चुके हैं। कल ही हमारे मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी उनको मानद डॉक्टरेट की पदवी देने जा रही है। ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल जो कुछ भी उनकी कैरियर है उसके बेस पर हुआ है। किस तरह से ये हो सकता है? एक चीज है, वेरी मच डाउन टू अर्थ। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद 20,000 करोड़ का बिजनेस जिनका हो, 300 करोड़ हर साल भारत सरकार को रेगुलरली टैक्स देते हो, कभी भी कोई फॉल्स प्रैक्टिस किए बगैर ये सक्सेस जिन्होंने प्राप्त की है, इतने बड़े टीम के लीडर है जिसके 9,000 कर्मचारी है, 2,500 अपने डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से जो फैमिली मेंबर 4 जनरेशन से है, पूर्ण सात्विकता, ये सबका जीवन जिन्होंने बांध के रखा है, ये कैसे चमत्कार हो सकता है? उस शख्सियत को आप आज मिलने जा रहे हैं। उनका नाम है आदरणीय जी गोविंद भाई धोलकिया। न केवल बिजनेस सक्सेस बल्कि समाज में जो कुछ भी करने की जरूरत है वो बेस से पकड़कर उसका इलाज करने की सोच जिसके पास है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, जहां से वो आते हैं, उनका नेटिव गांव जहां है वो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, जो सूखा पीड़ित क्षेत्र था और कई दशकों से हम लोग अनुभव कर रहे थे कि यहाँ हर 3-4 साल में एक बार सूखा अवश्य पड़ता है और उनसे पीड़ित रहता है। उस समस्या का इलाज गवर्नमेंट भी कर रही थी, कोशिश सारे लोग कर रहे थे, हो नहीं रहा था। इन्होंने टीम बनाई, टीम बना के ऐसा तय किया कि मेरे यहाँ गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद अगर गांव में गिरती है तो गांव में ही रहेगी, अगर खेत में गिरती है तो खेत में ही रहेगी। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। एक्सपर्ट्स को बुलाए, सीरीज ऑफ चेक डैम बनवाए, अपनी जो खेत तालाब है उसको रिचार्ज किया, अपने खुद के इक्विपमेंट्स लगाए, कई सारी जेसीबी की लाइन लगा दी, उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए था वो उपलब्ध करवाए। आज जाकर ये स्थिति हुई है सारे लोगों के सहकार से कि एक क्षेत्र पूरा सूखा पीड़ित था उसमें से बाहर आ गया है और ये सारी चीजें रेगुलर हो चुकी है। ये बड़ा अचीवमेंट है, ऑन रिकॉर्ड पर है और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। जैसे बच्चे बच्ची या मतलब लड़के लड़की का मेल फीमेल का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था, उसको बैलेंस करने की कोशिश करने में उन्होंने ये बताया 12 लाख लोगों को एक साथ एक ग्राउंड पर एकत्रित किया। वो एक रिकॉर्ड है। उनके पास शपथ लिया कि हम बेटी बचाओ के लिए जो भी बनेंगे शपथ लेंगे। आज उसका रिजल्ट है कि रेशियो इंप्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये कोशिश है और की जा सकती है। आरोग्य के क्षेत्र में भी ये बहुत सारे काम है। उनकी वेबसाइट है गोविंद धोलकिया, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको Annual turnover of $1.8 billion. Pure means trust, ethics and quality, while light symbolizes duty towards society and the brilliance of diamonds. Govind Kaka has built SRK around 4 pillars. First, provenance, revering natural diamond as God. Second, product, making diamonds through innovation and advanced technology. Third, planet, becoming the world's first diamond company achieving net zero certification, solarizing the nation's first village, Dudhara, gifting solar panels to martyr families and employees, planting over 1 million trees. Fourth, people, treating employees as family. Various welfare programs. SRK is a most preferred workplace. SRK has also diversified into IT, jewelry, pharma and startups. While receiving national and international recognition, awards and accolades, Govind Kaka is frequently invited to IITs, IIMs, ISRO and other institutions to share his wisdom. Much of SRK's social work is carried out through the SRK Knowledge Foundation, SRKKF.
SRK contributed to the Ram Janmabhoomi Mandir, built 311 Hanuman temples in tribal areas, and built the first Shiva temple in Nagaland. Through Ram Kathas, Bhagavad Kathas, and the Gita Gyan Rath, Govind Kaka spreads the values of dharma and culture. From mega medical camps and the SRK Kalam Health Project screening over 100,000 people to the Nandubam Medical Center, SRK is deeply engaged in healthcare. The Lalji Dada No Vadlo initiative feeds villagers while Tiffin Seva provides daily meals for 300 elderly people. Govind Kaka also played a key role in establishing the 900-bedded Kiran Hospital inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Institutions like VN Khodani English School, Santokh Vidya Mandir, and adapted municipal schools have empowered over 20,000 students. SRK Sainik School and Gita Vatika are being developed as a center for character building and skills. Through the SRK Relief Center, 30,000 scholarships have been given and thousands have been supported through welfare activities. Mass marriages for over 2,000 couples reflect Govind Kaka's advocacy for simplicity. The Santokh Humanitarian Award honors those dedicated to service. SRK provided medical support and equipment to the Border Security Force (BSF) at the Indo-Pak border. Govind Kaka has been associated with the Surat Diamond Bourse, Kiran Medical College, Sardar Dham, Saurashtra Jaldhara Trust and many more. Over the years, he has built close relationships with saints, scholars and leaders worldwide. Shri Pulakiya ji for his much awaited address. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavatam Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarsinim Bhagavati Ashtadashaadhyayini Mambatvamanusandadhami Bhagavat Gite Bhavadvaishinim Krishna Kanaya Lalati. તમને જય બોલવા જેવું ન લાગ્યું? બોલા કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. Perfect, 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 perfect. आज दिल्ली कॉलेज में જેને રાજકુમાર કોલેજ કહેવાય, બધા રાજકુમારો ને રાજકુમારીઓ બેઠી છે. એવા આ કોલેજના ચેરમેન સાહેબ શ્રી વિક્રમસિંહ પુવાર સાહેબ, મહારાજા સાહેબ, हाँ भूल गए, गुजराती में स्टार्ट हो गया, समायाचना. प्रिंसिपाल मैडम
श्रीमती गुरमीत बिंद्रा जी बहन, हमारा राज्यसभा का साथी सांसद दीदी श्री कविता दीदी अने माया दीदी, और कॉलेज के सभी आचार्यगण, प्रिंसिपालगण, वाला स्टूडेंट, आज यहाँ जो डाली कॉलेज स्थापना हुई उनको 155 इयर्स हो गया। ये ऐतिहासिक कॉलेज में हमारा दादा परदादा था तभी की ये कॉलेज है। ये कॉलेज में आप श्री के साथ वार्तालाप करने के लिए हमारे को जो लाभ मिला है और विशेष लाभ यही है कि राष्ट्र वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की ये भूमि मालवा का इंदौर शहर में आज प्रत्यक्ष रूप से मेरे को आपके साथ वार्तालाप करने का लाभ मिला है। थैंक्स गॉड। और अभी हम आपसे प्रवचन करने नहीं आया, भाषण करने के लिए नहीं आया, मैं वार्तालाप करने के लिए आया। तो वार्तालाप में क्या होता है, दोनों साइड से बोलना पड़ता है। तो आप लोग भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा। पहले आपने ये सब बताया तो मालूम तो हो गया कि गोविंद काका कौन है, मगर असल में मानो तो ये गामड़ियों गोविंद है। जो गोविंद छोटा गांव में पैदा होकर 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा, ऐसा खेत में आदिवासी जैसा जीवन जिया है। और मैं 7वीं तक ही पढ़ा हूं, तो मेरे पास सर्टिफिकेट 6 तक का है। 7वीं में नापास तो नहीं हुआ था, मगर एग्जाम ही नहीं दिया था। तो मैं ये 13-14 साल की उम्र में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में सूरत चला गया, हमारा गांव से 500 किलोमीटर की दूरी पर। तभी वहां खाली 200 वर्कर थे पूरा सूरत में, आज 10 लाख है। तो 200 लोग डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में था, तभी मैं था। 6 साल काम किया। आप लोग को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि फैक्ट्री में मैंने 14 घंटा काम किया, वो भी बाल मजदूर के रूप में। तो इफ यू वांट प्रोग्रेस यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। प्रोग्रेस का हमारे जीवन का पहला पदक्षेप है, पहला स्टेप है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो उनके बाद 6 साल का फैक्ट्री शुरू किया विद 2 वर्कर 3 पार्टनर, और बढ़त बढ़ गया। आज भगवान की दया से ये जो हमारी कंपनी है उसका एक्सपोर्ट में से जो 12 करोड़ का एक्सपोर्ट है उसमें 11 करोड़ का लोग माल बिना देखे ले जाते हैं और मोर देन 100 कंट्री में जाते हैं। तो ये यहाँ तक पहुंचा, उसका राज क्या है? विश्वास, ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यू, ये जीवन है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम आपके तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, ओनली प्रैक्टिकल है हमारे पास। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा आपका ये हॉल में हम आ जाए इसलिए एक बात बताता हूँ, बाद में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं हॉल में बैठे, पर हम हॉल में नहीं होते। हम कहाँ स्ट्रीट में होते हैं, कोई शॉप में होते हैं, अमेरिका होते हैं, कहाँ हमारा मगज वहाँ होता है। हम शारीरिक यहाँ बैठे हैं, माइंड हमारा कहाँ चलता है। तो यहाँ आप सबका हमको माइंड लाने का है। तो मित्रों,
जब मैं IIM में पहली बार 2012 में लेक्चर देने को गया, ये लोग लेक्चर बोलते इसलिए मैं लेक्चर बोलता हूँ, मैं वार्तालाप करने के लिए गया, तभी सबसे पहला क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने कि आपको पूरी गीता बाय हार्ट से वो सही है? ऑनलाइन देखा होगा। मैंने बोला हाँ, मगर गुजराती में, और संस्कृत में 7 अध्याय से 15 अध्याय। तो उसने बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी भी पूरी गीता मौखिक बाय हार्ट नहीं होती है, और जिसको पूरी गीता बाय हार्ट होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते। अब दोनों कैसे हो गए? तो मैंने उनको समझाया, बताया कि उनका आंसर है मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ, आप लोग में से 80% नहीं मानते, मैंने उनको ये बताया। तो ये बात में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपको ये उसका क्वेश्चन क्या था तो आप IIM गोविंद धोलकिया में आप जाएंगे यूट्यूब में तो ये मिल जाएगा। तो मेरे गीता कैसे मौखिक हुई? तो मैं पूर्व जन्म को क्यों मानता हूँ? पढ़ के नहीं, मैं अनुभव से, एक्सपीरियंस से मानता हूँ कि छोटा गांव, 700 की आबादी, धुरिया गांव, तो एक मंदिर था छोटा 10 बाय 10 का मंदिर के, हम बच्चे लोग खेलते घूमते अंदर गए, कबाट में से गीता जी मेरा हाथ में आई, और गीता जी हाथ में आई और मेरे को समाधि लग गई। वो आज मालूम कि वो समाधि थी, तभी मालूम कोई नहीं था, मगर मैं वो गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता है उनका नाम, गीता जी लेके मैं बैठ गया, पूरी गीता पढ़ ली। उसमें क्या आया मालूम ही नहीं, क्योंकि गांव में 5वीं 6ठी पढ़ते हैं, ग्रामर का मालूम नहीं, कोई शब्द भंडोल नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ा, मगर पढ़ने अच्छा लगा। दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, मेरे को लगा मेरे को बाय हार्ट करने का है। मेरी 16 साल की उम्र तक में पूरी गीता गुजराती में बाय हार्ट हो गई। तो ये मैं मानता हूँ अदृश्य को शक्ति प्राप्त कर रही है। दूसरी बार मेरे को जब ऐसा अनुभव हुआ कि ये समाधि है, ये है श्रीमद् भागवत पुराण। मैं सूरत डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का वर्कर था, 17-18 साल का था। हम 3 मित्रों रविवार के दिन घूमने गए सिटी में, एक कथा भागवत कथा चल रही थी। उनका वक्ता था डोंगरे जी महाराज, जो चले गए उनको भी 30 साल हो गया धाम का। ये डोंगरे जी महाराज का जब भागवत का आवाज मेरे कान पर आया, मेरे को समाधि लग गई। मेरे साथ मेरा 2 फ्रेंड था, किधर गया मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं वहां कथा में बैठ गया। शाम को मेरा बॉस के घर पे चला गया कि मैं अभी 7 दिन काम में नहीं आऊंगा, मेरे को कथा सुनने का है। तो ये बोला कि तू अगर कथा सुनेगा तो मेरा हर दिन 20 डायमंड तू बनाता है, ब्रूटिंग का काम था, तो मेरे 8 कारीगर बैठेंगे तो तेरे को ये 20 डायमंड तो बनाना पड़ेगा। तो हमने दोनों ने रास्ता निकाला कि मैं रात को कथा खत्म होवे, बाद में मैं आऊँगा फैक्ट्री में और रात तक मैं 20 डायमंड हर दिन बना दूंगा। तो मैं 6:30 बजे फैक्ट्री में जाऊँ, रात को 12-1 बजे तक में 2 बजे तक कभी ये 20 डायमंड बन जाए, सुबह में कथा में जाऊँ। कथा में क्या है मेरा जीवन बना, वो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, आपके लिए है वो, कि कथा में आया कि ये सृष्टि का नियम है कि आप जो कुछ भी दो आपको वापिस मिलता है, अनेक गुना मिलता है। आप अगर किसी को पैसा दो आपको पैसा मिलता है, आप किसी को मान सम्मान दो आपको मान सम्मान मिलता है, आप किसी को नफरत करो आपको नफरत मिलता है, आप प्यार करो प्यार मिलता है। तो जो दो ये सृष्टि का नियम है। और उसने समझाया कि आपको कोई मान सम्मान दे वो पसंद है, आपका हृदय से पूछो। हमने पूछा बहुत पसंद है, तो बोला मुफ्त में मिलेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा। तो बोला कि सृष्टि का नियम आप जो भी दो आपको मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करने का है, आपको सबको मान देने का है।
जैसे फिर एग्जाम्पल दिया कि आप हिमालय में चले जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां है, वहां जाकर अगर कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। वहां जाके कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्य। ऐसे जैसे वो आवाज, ऐसे सृष्टि का नियम है। तो आप सबको मान देने को सीखो तो आपको मान मिलेगा। तो हमारे गुजरात में भाई और बहन आप पीछे बोले, ये सम्मान की बात है। तो हमारी फैक्ट्री में हम 40 लड़के काम कर रहे थे, सबसे 15 से 25 साल का ही था सब लोग। हम सब लोग तुकारे से बुलाते थे, जैसे आप लोग बुलाते हैं कि मेरे को सब गोविंदा बोलते थे, और भगवान भाई होते तो हम भगो बोलते थे, लालजी भाई हो तो लालो बोले, कांजी भाई हो तो कांजियो बोलते थे, ऐसे हम सब लोग बुलाते थे। मैंने दूसरे दिन जाके क्या किया कि सबको आप बोलना शुरू किया, भाई, वो कांजी भाई, लालजी भाई, वल्लभ भाई, तो सब लोग बोले गोविंदा का खींचट गया है, गोविंदा को खाई गયું છે गुजराती में कहेवा, तो के उनका मगज घुमा गया, माइंड अभी हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ऐसा वो समझे। मैं कुछ नहीं बोलूं, सब लोग मेरी मस्करी करें, मैं थोड़ी हंसी दे दूं। देखो 2 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 महीने में सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करने लगा। अगर मेरा कोई मस्करी करे तो 3 लोग आ जाए, एक गोविंद भाई का नाम मत लेना, एक गोविंदा मुफ्त में गोविंद भाई हो गया। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला आपने बहुत काम की है, तो ये फॉर्मूला मैंने आगे चलाई। मेरा छोटा भाई 6 साल छोटा स्कूल में पढ़ता था, उनको मैंने आप बोलने का शुरू किया। उनके बाद पूरा जगत को मैंने आप बोला कि देखकर कभी किसी को तू नहीं बोला। अगर मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, 3rd जनरेशन उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनका 4th जनरेशन, सबको आप ही बोलता हूँ। तो उसका क्या राज आया, उसका फल क्या मिला, 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। ये अपने लिए है, आप सब लोग के लिए, ये आपको इतना ही करने का है। तो आज से कुछ नहीं होवे तो कुछ नहीं, आप सबको मान देना शुरू कर दो। અને हमारी कंपनी का एक सेंटेंस है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। उनका ये हृदय से निकला हुआ, पढ़ा हुआ नहीं है, हृदय से निकला हुआ है कि आई एम नथिंग। उनका मीनिंग है ईगोलेस, आई एम नथिंग और आई कैन। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि बनाया तो मानस ने बनाया। मगर हम अभी इतना कम बोलते कि अभी ज्यादा लोग ब्रिलियंट हो गए। पहले मैं कॉलेज में जाता था, पहले यही समझाता था कि आप लोग ज्ञानी ज्यादा के अज्ञानी ज्यादा। आप लोग बोलेंगे कि हम ज्ञानी, हम तो बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है, हम ज्ञानी। तो हम उनको समझाते थे भाई हम ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़ा अज्ञानी है। 1 लाख आइटम हम इकट्ठा करें, उसमें हमारा ज्ञान खाली एक आइटम में बना है। 99,999 99,999 में अपना अज्ञान है। तो बोले ये कैसे? तो मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि हमको क्या आता है भाई, माइक बनाने को आता है, ये कोट बनाने को आता है, बूट बनाने को आता है, तो ये चेयर बनाने को आता है, यहाँ देखो ये लाइट बनाने, आप पूरी नजर करो, हमको क्या आता है? कुछ नहीं। हम मान बैठे कि हम आई एम समथिंग बट वी आर नथिंग। बस इतना समझ पाए तो जीवन बहुत भरपूर है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कैन, कॉन्फिडेंस, ईगो नहीं, ईगोलेस, ईगोलेस कॉन्फिडेंस। तो अभी आपको मैसेज मैंने एक दे दिया। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क। भाई अंदर जो माइक ले जाओ। If any of the audience members have any questions for Dholakia ji, please do come forward. You can ask students and other guests present. Sir had said that this is a Vartalap.
पगड़ी रखने का भाई, मगर मुंगेरी लाल का स्वप्न हम नहीं देखेंगे। मुंगेरी लाल का स्वप्न यही होता है कि जो हो ही नहीं सके, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रधान बनने के लिए भाई भारतीय पासपोर्ट चाहिए। ये नहीं है भारतीय पासपोर्ट तो बड़ा प्रधान नहीं बन सकते। तो ये मुंगेरी लाल का सपना दिखता है, मगर हम बन सकते हैं। तो आप सब लोग बड़ा प्रधान बनने का स्वप्न देख लो तो कोई गलत काम नहीं है, मगर हम कुछ भी करेंगे हमारा ख्याल हम क्या है हमको पहले पहचानेंगे। क्या मैं क्या कर सकता हूँ इजीली। देखो मित्रों, आपके लिए है कि आप कोई भी काम करो। आप अभी समाज में आने वाले हैं, संसार में आने वाले हैं, कोई बिजनेस करेंगे, कोई सर्विस करेंगे, कोई कहाँ जाएंगे, कुछ करेंगे। तो ये बात सही है कि हम जैसे चाहते हैं ऐसे दुनिया नहीं चलती। दुनिया उनके हिसाब से चलती है, समय उनके हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से नहीं चलते। हमको दुनिया के साथ जुड़ जाने का है, हमको समय के साथ जुड़ जाने का है और हमको पहचानने का है। आप कैसे पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ? आपको पहचानने का है कि आप आपकी दिनचर्या एवरी आवर्स आप लिख लो। 11 बजे मैं यहाँ था, 12 बजे यहाँ था, 2 बजे यहाँ था, 3 बजे, पूरा दिन का हो गया। शाम को खाली इतना देखो ये लिस्ट में कि कौन सा टाइम पर मेरे को बहुत आनंद आया था। ये बॉक्स का आपका जीव है, आप ये ही है। तो ये काम करने से आपको सफलता मिलेगी, मगर देखा देखी से दूसरे का देख के अच्छा है मैं वही करूं, मगर हमारे नेचर में हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है, तो हम सफल नहीं होंगे। और जीवन ये उम्र में ऐसा लगता है कि हमारा जो फ्रेंड है, मित्र है, वही हमारा जीवन है। माँ बाप को, पेरेंट्स को थोड़ा गौण समझते हैं, छोटा समझते हैं, फ्रेंड को बड़ा समझते हैं, और भाई बहन को छोटा समझते हैं, फ्रेंड को बड़ा समझते हैं। तो मित्रों, फ्रेंड जो होता है ये कैसा होता है? मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होय, जो दुख में आगे रहे सुख में पीछे होय। जो महाभारत को युद्ध रामायण का आपने देखा ना, तो महाभारत में एक पीछे वो रहता है ढाल, तो उनको ढाल बोलते हैं। कोई घा करे तो झील लेंगे वो। उनका काम कैसा होता है कि जब सुख होता है तब वो पीछे रहती है, मगर जब लड़ाई होता है सामने से तलवार आता है, बंदूक आता, तो आगे रहती है। मित्र ऐसा होना चाहिए कि अपना दुख में आगे रहे और सुख में पीछे रहे। और मित्र जो होता है उनको कभी भी खोटू न लगे, हूं कहवाय भाई हिंदी में, बुरा नहीं लगेगा कभी भी। सच्चा जो मित्र होता है उनको बुरा नहीं लगेगा, और जो बुरा लगता है वो तो आपका मित्र है नहीं, उनको आप धीरे धीरे छोड़ दो। आज से ऐसा नहीं बोलने का कि गोविंद काका ने बोला था आज तू मेरा मित्र नहीं है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे उससे रिलेशन कम करते जाए, और जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे जो मानते हैं, आपसे कभी उनके साथ जुड़ो, ये आपका है, ये हम हमारे लिए हमको समझने का है। तो भाई साहब आपका आंसर आया कि नहीं आया? आया। ओके, थैंक यू। बोलो प्लीज भाई, पास पीछे कौन है? नमस्ते सर। सर, आपकी शुरुआत बड़ी हम्बल रही थी, लेकिन आपने अपनी मेहनत से ग्लोबल पीछे ऊंचा किया था। नमस्ते सर। सर, आपकी शुरुआत बड़ी हम्बल रही थी, लेकिन आपने अपनी मेहनत से ग्लोबल लीडरशिप अचीव करी। तो आपके हिसाब से कौन सा एक गुण है
जिसने आपकी इस जर्नी में आपकी सबसे ज़्यादा मदद की हो? देखो, मैं चलता गया, कारवां बनता गया। हमने कभी प्लान प्रोग्राम ऐसा कोई जो आप बोलते हैं ऐसा बनाया नहीं। क्यों? हम दो मित्र सोच रहे थे, बैठे थे 5-7 साल पहले कि 25 साल पहले हम दोनों एक रूम में बैठे होते, साक्षात भगवान आ जाते और भगवान आके बोलते, मांग बेटा मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो अभी जो हमको मिला है वो मांग नहीं सकता था और उसके बिना हम रह जाता। तो साक्षात भगवान आवे और हमको जितना होना इससे भी ज्यादा मिला है। क्यों? कि अगर कभी भगवान आया होता तो ये मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल भी न रह जाते, भगवान होता तो भी। तो ये मत सोचो कि मांगने से मिलता है, प्लान तो बनाना ही पड़ता है, मगर शॉर्ट में। बहुत बड़ा हम देखेंगे कि मेरे को 30 साल के बाद कहाँ जाने का है। देखो, 10 साल पहले किसी ने सोचा है कि मेरे को ये कंप्यूटर में करने का है, सॉफ्टवेयर में ये करने का है। एआई नहीं आया था, आज एआई आएगा तो उनका सब चौपट हो गया ना प्रोग्राम। तो समय के साथ चलने का कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस है, यू डोंट वरी फॉर फ्यूचर, यू फॉरगेट पास्ट, यू लाइव इन प्रेजेंट। हाउ इज माय इंग्लिश? भूतकाल को भूल जाओ और फ्यूचर की चिंता नहीं करो, डोंट वरी फॉर फ्यूचर। क्यों? जिसका प्रेजेंट अच्छा है, आज का समय हमारे हाथ में है। आज का जो आज हमारे पास बैरर चेक है, आज का समय जो है, और ये जो फ्यूचर है ये तो बैंक में हमारा अकाउंट है, मगर हमारे क्या फ्यूचर। तो मैंने लाइफ आज मेरे से क्या हो सकता है वो बेस्ट किया, और प्रगति के लिए कुछ नहीं करने का, आपको कुछ भी करो, हमारा जो कॉम्पिटेटेड है उससे थोड़ा अच्छा करने का, कुछ नहीं, तो ज्यादा कुछ नहीं करने का है। देखो, जैसे जंगल में हिरण के पीछे सिंह, लायन, शेर पड़ गया, तो अगर शेर को खुराक चाहिए तो हिरण की जितनी गति है इससे थोड़ा गति बढ़ाना पड़ेगा तो हिरण आएगा। अगर हिरण को बचने का है तो जो शेर की गति है इससे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कंपटीशन में कोई भी काम करें तो हमको हमारा जो कॉम्पिटेड है इसे थोड़ा अच्छा करने का। अच्छा क्या करने का? दो है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों होता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, जीवन में भी क्वालिटी, क्वांटिटी, सब में क्वालिटी क्वांटिटी आती है। धन्यवाद। सर, मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें पढ़ा, मैं सुना मैंने कि मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स आपके फील्ड के अंदर आपने सबको प्लांट करा हुआ है। तो मेरे दो सवाल हैं। एक, आप उनके बीच में हार्मनी कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि सबको इक्वालिटी चाहिए। और दूसरा, आप नेक्स्ट जनरेशन को सिस्टम में प्लांट करने के लिए ट्रेन कैसे करते हैं? छोटा है इसमें बाइक, ओके, बाद में। तो उसमें क्या होता है कि ये फैमिली फोटा आवे ना, बाद में मैं उनके बारे में समझाऊंगा। आपका क्वेश्चन अभी यहाँ खड़ा रखते हैं, अब बोलिए। हेलो, हाँ, नमस्ते सर, मैं ध्यान शुक्ला हूँ।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोरोना के टाइम पे सबका समय बहुत मुश्किल हो गया था, तो आपने उस समय अपनी कंपनी को कैसे संभाला था? बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, कोरोना में हमारे वहाँ भी बात हो गई कि हमने 4 महीने फैक्ट्री क्लोज रही, लॉक रहा। फिर भी ये 9,000 स्टाफ को सैलरी शुरू था। वो तो गांव जाके बैठा था, उसका काम में अगर उनका सैलरी पहली तारीख को उनका अकाउंट में हो जाती थी। क्यों? कि भगवान ने मेरे को बॉस बनाया, भगवान ने मेरे को कंपनी का मालिक बनाया। ये तो मैं एक रखेवाला हूँ, मेरी कौन सी लायकात? कोई मेरी पास कोई पढ़ाई थी, मेरी पास कोई बुद्धि थी, मेरी पास कोई ज्ञान था, मेरी पास क्या था? और मेरे को क्या ऐसा बना दिया? तो किसने बनाया? उसने बनाया। तो हमारी साथ जो हमारा फैमिली मेंबर है उनको संभालने का काम हमारा है, क्योंकि मैं कंपनी का फादर की जगह पे हूँ। ये सब बच्चे तो कौन संभालेगा? तो उनका सैलरी शुरू रखा। फिर कंपनी में घाटा तो बहुत आया क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाए, मगर किस में घाटा आया? तो भाई कोई किसी के पास पैसे गिनने तो जाते नहीं है। आपके पास कितना पैसा है? पापा के पास भाई 100 है, 1000 है, 1000 करोड़ है, 5000 करोड़, लाख करोड़, किसी को मालूम नहीं। देखते हैं लोग क्या, उनका बिहेवियर क्या, व्यवहार क्या है। बाकी 10 करोड़ रुपीज के ऊपर हो जाए, सबका जीवन एक सरीका होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अपनी मूडी थोड़ी कम डाउन हो गई, किसी को मालूम। अपना मन मानना चाहिए कि नहीं, मेरा का काम बांटने का है, भगवान ने दिया तो ये मेरे संभालने का नहीं है घर में, ये बांटने के लिए। इतना बात हो जाए तो पूरा सुख 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 है। भाई ये थोड़ा बंद होता है, बस हो गया। देखो, ये हमारी कंपनी फैमिली नहीं है, हमारी धौलकिया फैमिली है, हमारा कुटुंब है। सबसे ऊपर जो है ये मेरा दादा है, लाल अक्षर में लिखा, ये मेरा दादा है। उसके नीचे जो 6 बोर्ड है, तो 6 में 4 भाई है, 2 बहना है। मेरा फादर ही 4 भाई है, मेरा फादर को 2 बहना है। ये 6 फैमिली और 6 जनरेशन हम एक साथ में हर साल बैठते हैं। ये जीवन जीने की जरूरत होती है, ये जीने का है। तो अभी भाई ने क्वेश्चन किया कि आप ये कैसे सबको संभालते हैं। मित्रों, ये डिपेंड ऑफ द डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज जो भागवत कथाकार थे, मैंने आपने सुनाया है, मैं उनका प्रभाव में ये तो चला गया, उनको भी 30 साल हो गया। ये मेरे को नहीं पहचानता था, गया तब तक क्या गोविंद कौन है, मैं उनको पहचान ना। 12 महीने उनकी कथा सुनी तो उसमें आया कि जो भाई में भगवान नहीं देखते उनको देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। भाई में भगवान को दिखने का। तो मैं जब 1977 में पहली बार बेल्जियम गया, यूरोप, मैंने लगा ये भी एक दुनिया है, क्योंकि ये गामड़िया गोविंद को तो पहले दुधाला से हमें तालुका डिस्ट्रिक्ट लाठी, पहली बार मैं लाठी गया तो मेरा कितना आश्चर्य हुआ था। बनाए कि तभी मैं स्कूल नहीं जाता था, 5 साल का 6 साल का था, 7वीं साल में मैं स्कूल गया। तो मैं बैल कार में बैठ के खेत में जाता था। तो ऊपर में बैठा था टोपला में, टोपले का मेरा थोड़ा ऐसा हो गया, पहले टोपला नीचे गिर गया, टोपले में मैं बैठा था, मैं भी गिर गया। तो ये मेरी एक उंगली अभी भी टेढ़ी है, ये मेरी उंगली ये पेड़े के नीचे आ गई। और ये पेड़ा क्या था, स्टील पट्टी वाला। तो ये फुट पट्टी आपने आती है ना, पट्टी आती है ना, फुट पट्टी, ऐसी पट्टी हो गई थी। तो ये इतनी सुबह 6 बजे पट्टी हो गई और खेत में जो झाड़ होता है और कुआं होता है उसको वाड़ी बोलते हैं। तो वहां मेरे को एक बुंदा और पीपल, 2 झाड़ के खाट आते, खटोला आता है, खटोला बोलते हैं, खटिया,
सुबह में शाम को 7 बजे जब गया गांव में बैल कारने, तभी मेरे को घर पे ले गया। तो मूंग, खेत में मूंग आता है, मूंग का छोड़, मूंग आप लगाओ ने तो तुरंत ब्लड बंद हो जाता है, तुरंत, ये एंटीबायोटिक। तो ये मूंग लगा दिया, पाटा लगा दिया, शाम को ले गए। मेरा फादर बाहर गांव से आए कि आज तो गोविंदा ने बो वाक्यू से भाई हमें तो दवाखाना ले जाओ ऊपर से, पहले दवा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। दूसरे दिन मेरे को मेरा फादर बस में बिठा कर लाठी ले गया, लाठी वहां 6 किलोमीटर, डॉक्टर को दिखाया, तभी कोई एक्सरे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, जो हमने गला में था वो पट्टी बांधा था पाटा, उसको निकाल के उसने नया बांध दिया, लाल दवा लगा दी, बात खत्म हो गई। फिर बहुत मैं रोता था क्योंकि पूरी पट्टी हो गई, कितना दुख था। तभी वो पेन किलर तो था नहीं, पेन किलर तो दिया नहीं था। तो मेरे फादर ने 4 पेंडा ले दिया, पाशेर पेंडा बोलते हैं उसको, पाशेर, पहले 120 ग्राम आता है, उसको पाशेर बोलते थे। तो 4 पेंडा आया और मैंने 4 पेंडा खाया। मेरा मन में तभी ये आया कि अच्छा हुआ मेरी ये आंगली कुचल गई, क्योंकि मैंने पहली बार लाठी देखा, पहली बार हूँ बस में बैठा और पहली बार मेरे अकेले को 4 पेंडा मिले। उंगली की तो मैंने गांव से बाहर देखा नहीं था, लाठी, ये भी लाठी है, लाठी से सूरत आया, ओ इतना बड़ा यहाँ शहर है। लाठी से बम्बई गया, वाह हो गया, ताजमहल में गया, मैं वो स्टोरी वहाँ बताई थी ताजमहल की। फिर मैं फॉरेन गया, ओ ये भी एक दुनिया है। तो हमने सोचा कि मैं अकेला यहाँ घूमूं फिरूं और मेरा सब कुटुंब, मेरा ब्रदर सब गांव में खेती करे, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर मेरा 2 भाई गांव में थे, उसको समझा कर शहर में लाए, उनको बिजनेस शुरू किया, हम 5 भाई हो गए। फिर हमारा कजिन, हम 17 ब्रदर અને 13 सिस्टर, टोटल 30 फैमिली। तो सबको ये 5 ने मिलके एक साल खड़ा किया, 6 हो गया तो 3 मिलके दूसरा खड़ा किया। ऐसे पूरा फैमिली को, 30 फैमिली को 2000 तक, ये 77 में विचार आया और 23 साल में 30 फैमिली को खुद का बिजनेस, खुद का बंगला और खुद की कार वहाँ लगे। तो सब साथ में थे। सबका कपड़ा आप देखेंगे एक तरीका होगा, तो छोटा बड़ा आपको नहीं दिखेंगे पूरा फैमिली में। क्यों ऐसे दिखते हैं कि सबको साथ में लिया। ये लोग क्यों रहते हैं कि सबको आगे बढ़ाया। बस अपने इतना ही करने का है, आपका पहले सब भूल जाओ। बाहर हमको डोनेशन करने की कुछ जरूर नहीं है, घर से शुरू करो। घर में घर नौकर, ड्राइवर, महाराज, वहाँ से फिर पड़ोसी, वहाँ से फिर अपना काका, दादा, मामा, भाई, बुआ, पूरा समझी, सबको आगे बढ़ाओ, फिर हम समाज में जाएंगे, बाहर जाएंगे। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न है कि आपने अपना बिजनेस 0 से शुरू करा और फिर आपने काफ़ी नाकामयाबी को भी देखा, तो आपको किस चीज़ ने प्रेरणा दी कि आप आगे बढ़ते रहें और अपना बिजनेस आइडिया छोड़ना दें? फिर से बोलो। सर आपने अपना बिजनेस आइडिया शुरुआत से शुरू किया और आपने काफ़ी नाकामयाबी देखी, तो किस चीज़ ने आपको प्रेरणा दी कि आप उसे छोड़ना दें और आगे ही बढ़ते रहें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने दी? अंदर से, अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा, अंतर का जो आत्मा होता है, ये हम जीव बोले हैं। आप दुनिया में हम सबको मिलते हैं, हम हमको कभी नहीं मिलते हैं, आप मिलो। देखो मैं खास जितना स्टूडेंट बैठे भाई बहन सबको मैं एक राय देता हूँ कि कभी भी आप देखा देखी में मत जाइए।
देखा देखी का समझ गया वो लोग के नहीं समझे भाई? देखा देखी क्या बोलते इंग्लिश में, समझ गया? कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मगर उसमें मत पड़ो। अच्छा, ब्रांडेड की पीछे मत पड़ो कभी भी। आप अगर ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो ब्रांड की बढ़ी, आपका क्या उसमें? आपका क्या? आप ऐसा बनो कि आप जो घड़ी पहने, आप जो टी शर्ट पहने, आप कपड़ा पहने, वो ब्रांड बन जाए आपको। आज शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, ये जो भी टी शर्ट पहने वो ब्रांड हो जाती कि नहीं हो जाती? आप भी कर सकते हैं, यू कैन। तो अभी जो बहन की बात थी कि प्रॉब्लम आवे तो क्या किया, किसको पूछा, तो मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा, ये एक बहुत सीधा साधा सेंटेंस है कि हमको मेहनत करने का है, ईश्वर कृपा होगी तो हम सफल होंगे, मगर हम छोड़ेंगे नहीं। आज नहीं होगी तो कल होगी, परसों होगी, मगर हमारा स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए वो भी मेहनत। हम गलत देखा देखी से नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोग ने जीवन में क्या सोचा है, आप सबको मालूम है कि जो लोग पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट में, जो भी कॉलेज में, यही काम 80% लोग नहीं करते। 80% लोग अलग काम करते हैं, 20% ही ऐसा है कि जो पढ़ा वही काम करते हैं। वो आपको मालूम है? इंजीनियर बना, ये इंजीनियर का काम ही नहीं करते। तो ऐसा 20% ही ऐसा है। तो आपने आज जो कुछ पढ़ाई की, ये आपका सब्जेक्ट आपको काम आएगा कि नहीं, मगर जरूरी है कोई काम तो आएगा, क्योंकि नॉलेज होगा तो कोई भी क्षेत्र में वो मदद करता है। तो ऐसा नहीं कि आप गलत पढ़ रहे हो, मगर ये बात सही है कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो ही काम करने वाले नहीं है। और उसमें से कितना ऐसा लोग हैं जो नौकरी करना चाहते हैं? ऊंचा हाथ करो, ऊंचा हाथ कीजिए। नौकरी करना चाहते हैं वो ऊंचा हाथ कीजिए। कितना नौकरी करना चाहते हैं? चलो भाई साहब, नहीं महाराज आप खड़े हो जाओ, और प्रिंसिपल बेन आप खड़े हो। भाई ये दोनों को तालिये से बजाओ। जो उनका मार्गदर्शन में आप महान बने हैं, आप महान बने हैं। कि मैं यही बात करने वाला था कि हमको नौकरी करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है। हम लोगों को 5 लोग का, 10 लोग को, 50 को, 5,000 को, 50,000, 5 लाख को हम नौकरी देंगे। ऐसा काम हमको सबको करने का है। तो अनएथिक्स के आगे नहीं बढ़ेगा। एथिक्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट। कुछ भी हो, सत्य की बहुत बड़ी ताकत है, कभी भी सत्य को मत छोड़ो। और आपका प्रश्न बाद में मैं मम्मी पापा के लिए बच्चे को जरा बोल दूं। हमारे सूरत में एक रिलीफ सेंटर चलता है। मैं किसी को भी कोई मेरा काम ही मिलने वहां मिलते हैं, ज्यादा करके लड़कियां आती है और एक ही बात बोलती है कि मेरी मम्मी मेरे को समझ नहीं पाती। उनकी अज्ञानता ऊपर अपने को दया आती है, मगर हम बोलते नहीं है, हम उनको सुनते हैं। वो आधा घंटा, पौना घंटा टाइम, क्योंकि उनको खाली करना होता है पहले। जब खाली हो जाए तो हम उनको बोलते हैं कि हम दूसरी मीटिंग करेंगे अभी। तो दूसरी मीटिंग में उनको थोड़ा समझाते हैं कि बेटा, तेरी मम्मी से ज्यादा ये दुनिया में तेरे को कौन जान सके। मम्मी ने 9 महीना वेट लिया, दूध पिलाया, मम्मी ने स्नान करवाया,
स्कूल गई तो कपड़ा मम्मी ने पहनाया, स्कूल में तू गई थी, आई तब घर में हाजिर मम्मी रही, उनको भी जाने का था किसी का मैरिज में, छुट्टी में, घूमने के लिए टूर में, वो नहीं गई। आपके हिसाब से पूरा जीवन बर्बाद किया और आप बोलती मेरे को मम्मी समझ नहीं सकती है। ये अज्ञानता आपकी है, मैं समझाता हूं। उनका मम्मी पापा को बुलाता हूं और चारों को हलवाश करके ये लोग इतना फ्री हो जाते हैं 1 घंटे में तो, और जो बेटी फूट फूट कर रोती है कि मम्मी मेरी कितने, मैंने आज तक तेरे को मेरी अज्ञानता से कितना परेशान किया। तो यहाँ जो सब लड़का और लड़की सब बैठी है, तो आपको यहाँ मम्मी पापा गांव में है, बाहर गांव में है, मालूम नहीं पूरा तो इंडिया में होगा कहाँ भी, मगर आप जब भी मम्मी पापा को हर दिन पैर पड़ के हगी करके, कितना लोग आते हैं हर दिन, वो था ऐसा नहीं उसमें खड़ा आदमी वो सर, चलो उनके लिए ताली बजाओ। आज से आप घर जाएंगे, मम्मी को मिलेंगे, पैर पड़ के उसको हगी करेंगे और वो समझेगा कि तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गई। उनको इतना ही बोलने का कि नहीं, आज पागल वो इनका कहो तो उसने मेरे को समझाया, तभी मेरे को मालूम पड़ा। तो आज से बाहर जब घर से निकले, पैर पड़ के हगी करके निकलेगा, बेटी है या बेटा है दोनों को। और शाम को जब फादर घर पे आवे तो डोर हम ही खोलेंगे, बेटा है या बेटी है, और पैर पड़ेंगे और हगी करेंगे। तो पापा को भी ऐसा लगेगा कि क्या हो गया भाई, जादू। देखो आज से आपको करने का है और आज से करेंगे, उसमें 10% माँ बाप धुसके लड़ेंगे आपका ये बिहेवियर देख के। ये आपके लिए है, आपका जीवन है, माँ बाप आपका है, माँ बाप ने आपको बनाया है और उनका जो जीवन है वो आप है। हमारे गुजराती में बोलते हैं, कालजा के रोकट को मारो, गांठ थी सूटी गो, लुटाई गयो मारो लाड खजानो। એટલે जब बेटी को ससुराल में भेजे ने तो गुजराती में एक गीत है कि कालजानो कटको, कलेजा का कटका है बेटी, आज वो टूट गया, छूट गया मेरे से। तो आप सब लोग का मम्मी पापा का कलेजा का कटका है वो मत भूलो। धन्यवाद। जल्दी वहां पहुंच जाओ। Yes, ma'am. नमस्ते सर। सर पूछूं? मेरा प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिलता और फिर एक समय पे हम थक जाते हैं, तो उस क्षण पर क्या करें? बहुत अच्छा बहन, ये आपका प्रश्न मैं अभी स्टैंड बाय रखता हूँ, उनको दो नहीं, जल्दी है। नमस्ते सर, मेरा नाम निखिल शर्मा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा रोज अपने घर से बोला कि आपका माँ बाप पूरा इंडिया में कहाँ भी होगा, जब आप जाओ तभी। भाई आप घर पे तो कभी जाएंगे तभी, अब नहीं है तो उसको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, आपको गांव जाने की जरूरत नहीं है, मगर जब भी मिले तो यही करने का, जब भी मिले कोई भी। धन्यवाद सर। थैंक यू। नहीं, उनका कॉन्फिडेंस के पर ताली बजाओ, बहुत
बच्चा थक जाए, ओके भाई। ऐसा है कि मेहनत, मैंने वहां समझाया था कि मेहनत करने फल मिल ही जावे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल कि हमारे 2003 में हम जब DBS के मेंबर बने तो हमारी एग्जाम थी कंपनी की। हम 5 पार्टनर थे, DBS वाला 11 लोग थे और मुंबई ताज होटल में मीटिंग था। तो ये लोग ने हमको 1 घंटे तक सब क्वेश्चन किया। क्वेश्चन के बाद उसने बोला कि आपको कुछ कहने का है? हमारा तो हमने सब पूछ लिया। तो मैंने बोला हमको कोई कहने का नहीं है, मगर हमारा फीलिंग कहने का है, तो बोलो। तो हमने बोला कि हमारे गांव में 1982 में मुरारी बापू की रामायण कथा हुई थी। तब मुरारी बापू ने ऐसा बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था कि एक फकीर 12 साल से नमाज पढ़ रहा था, मगर 12 साल के बाद आकाशवाणी हुई कि फकीर, खुदा के दरबार में तेरी एक ही नमाज मंजूर नहीं हुई। तो सब लोग घबरा गए कि बेचारा का इतना टाइम गलत गया, ऐसा है। मगर वो नाचने लगा। तो बोला मूर्ख, तेरी कोई नमाज नहीं मालूम, तू कैसे इतना खुश हो गए? वो बोला कि वो मंजूर करे न करे वो तो उनकी इच्छा की बात है, मगर उनको पता तो चल गया कि कोई नमाज पढ़ रहा है। अपने को इतना याद रखने का है। तो हमने DBS वाला ने बोला कि आप हमको मेंबर बनाओ नहीं बनाओ ये आपकी इच्छा की बात है, मगर आपको पता तो चल गया कि कोई मेंबर बने ऐसा है, वो हमारे इनफ है। तो ऐसा हम मेहनत करेंगे, फल मिले नहीं मिले उनकी इच्छा की बात है, हम करते रहेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समय सब हमारे सब But you wait for a moment. I have a senior old age care former board member. I want to hear this question and answer. We'll come back to you. मैं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अभी मैं 80 साल का हूँ और मेरी 5 पीढ़ियाँ यहाँ पढ़ चुकी है, 6ठी पीढ़ी अभी पढ़ रही है। और आपकी सब बातें सुन के हम लोग बहुत प्रेरित हुए हैं। लेकिन मुझे एक आपसे प्रश्न करना है, क्या आप इस परिवार से प्रेरित हुए हैं कि नहीं? ये हमारा परिवार है दिल्ली कॉलेज का। हम जो पढ़े हैं यहाँ पे, आज भी 80 साल में भी हम यहाँ आते हैं और हम इसको अपना परिवार मानते हैं। मैं आपने जो परिवार से मिलना हुआ था, तो क्या आप भी हमसे प्रेरित हुए हैं कि नहीं? नहीं, यही बात मैं बोलता हूँ। मैंने उनका जवाब तो पहले दे दिया। उन दोनों को खड़ा करके क्यों बोला कि ये यहाँ ये तो कहाँ नहीं देखा ऐसा कि ये उनको बनाया कि हमको कुछ बनने का है। तो ये तो यहाँ से तो ज्यादा प्रेरित हुआ, प्रेरित नहीं ज्यादा हुए। तो अगर हम आपको निवेदन करें कि आप भी हमारे परिवार को ज्वाइन करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा लोग के साथ जोड़ने में क्या कमी है? मेंबर बना दे, अपन को बनाना चाहिए ऐसा। मेरे को आप लोग इसको ले लें और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार में पेट्रन मेंबर बने। तो देखो हमारी
परिवर्तन है। नहीं 100% 100% मन करो अब खत्म हो जाए ना, हम साथ में रूम में बैठ के और हम आपसे वही बात करेंगे जो आपने डिबेयर्स से कहा है कि आप बने ना बने वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम सबकी बहुत इच्छा है कि आप बने। एक आपकी अनुमति से मैं अपने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको बताना चाहूंगी। I always tell you कि Delhi College, we are Delhi College not because of what we do today, but what जो हम करते आए हैं। आपने देखा इतने सीनियर हैं हमारे ये जो मेंबर फॉर्मर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हैं, 6th जनरेशन उनकी पढ़ रही है, लेकिन जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने खड़े होकर सवाल पूछा। उनको बोला बैठे रहिए, लेकिन उन्होंने खड़े होकर सवाल पूछा। Look at the जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ about the values जो बता रहे थे सर, उनकी किताब का भी नाम है Diamonds Are Forever, and so are morals and so are values. I think we should be very very proud of ourselves and we should of course be very very proud. सर आपसे समय जितना भी हो, आपने जो अपने ताज का आपने 2 बारी जिक्र किया, 2 बारी आपने मेंशन किया उसको, तो जिस तरह से आपने अपनी वो ताज होटल की कहानी उतनी ही डिटेल में जैसे हमको सुनाई थी, एक बार इन बच्चों को जरूर सुनाइए। वो ताज होटल जो आप जो बिल्कुल आपसे बिल्कुल निवेदन है कि उसको छोटा मत करिए, जितनी डिटेल्स है आपने हमको सुनाई थी हमको सुनाइए। जरूर सुनाता हूँ, मगर एक मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जी कि उसमें हमारा 5-10 मिनट जाएगा, कोई बात हम दूसरा क्वेश्चन कर ले और वो आप ये बच्चे को नहीं अपने पास वो है वो बता दे। नहीं उसमें मदर जो जिस तरह से आपने जिस भाव के साथ, बहुत इंस्पिरेशन है, इन बच्चों को समझ आना चाहिए। आप प्लीज जरूर बताइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद सर की ये अच्छा वेरी नाइस। ओके हरी आप क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। सर મારો ક્વેશ્ચન છે કે તમે 7મા ધોરણમાં પછી સ્કૂલ નથી ગયા હતા, પ્રેક્ટિકલ થિંકિંગ કરતા હતા, તો પછી તમારું સૌથી મોટું પ્રોબ્લેમ શું હતું અને હેન્ડલ કેવી રીતે કર્યું? नहीं मोटू कोई प्रॉब्लम ही तो तू नहीं खाली बेन बहुत अच्छा लगा तुम्हें गुजराती में बात करी એટલે જમાવટ થઈ ગઈ। बेन एक मिनट ये बेन की कोई एक अच्छा सॉरी को संतोष हो जाए नहीं, एक मिनट नहीं मैं स्कूल में जो सब्जेक्ट का आपने बोला ना, इसमें बात ऐसा है कि मैं भले 7वीं तक पढ़ा, पर जो ग्रामर था इसमें मेरा कोई जंप नहीं चलता था। नागरिक में, इतिहास, भूगोल में मैं 7वीं तक में भूगोल और विज्ञान दोनों में कभी भी 33% लाया ही नहीं, 25-26 आता था, मगर गणित में 100 आता था। गणित अगर मेरे को मानो 5वीं में पढ़ता और विशेष हो गया, 6ठी में मैं गया, 6 में वैकेशन में मेरे हाथ में जब गणित आ जाए तो 2 दिन में मैं खुद पढ़ के, और जब वैकेशन खुले और मेरा एग्जाम ले तो 100% ही आवे। ये मेरा सब्जेक्ट था, गणित मेरे को पसंद, और मैंने व्यापार किया तो गणित ही काम आया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं साइंटिस्ट बना होगा तो ढगला का ढब बन जाता है। नमस्ते सर, मेरा नाम रणवीर है एंड मेरे आपसे ये प्रश्न था कि आपकी कंपनी में अनेक लोग काम करते हैं, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो आदमी जिस जगह पर है वो अपना काम सही से कर रहे हैं? देखो ये तो आज 60 साल से चलता है, तो सब सिस्टम काम करती है। आप अगर चालू करें आपको मालूम हो जाएगा कि सिस्टम ही काम करेगा। मगर ज़्यादा प्रॉब्लम है जब हमारे पास 5-10 लोग हैं, तभी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब हमारे पास 100 हो जाता है प्रॉब्लम कम हो जाता है, 1000 हो जाता है और कम हो जाता है, 10,000 हो जाता है और कम हो जाता है। और रिलायंस और टाटा की 5-5 लाख है, उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब हम छोटा काम करते प्रॉब्लम, उसमें से हम बड़ा मन रख के धैर्यवान बनना, धीरज रखने का। एक भाई का क्वेश्चन था बहन का
धैर्यवान बनो, धीरज रखो, कोई भी उतावला नहीं करने का। बोलो, पीछे था एक भाई, बच्चा। सर, आपकी जिंदगी में आपका मकसद क्या है? एक पीछे एक लड़का खड़ा था, वो नहीं, मैं एक वहाँ आंसर दे दिया। तो आंसर, क्योंकि जो आज तक जिया, मैं लाइव में आपको बोलता हूँ ना, लाइव में जीने का। तो कल क्या होगा मालूम नहीं। देखो आपने कितना समझूझ लेते हैं कि ये गया क्रिकेट खेला, वहाँ आया, पड़ गया, ग्राउंड में चला गया, कोई खाते खाते चला गया, कोई बारात लिए चला गया, कोई ऐसे, तो कहाँ कौन चले जाए क्या मालूम। तो कल क्या होगा, क्या करने का, उसके आज जी लो, अभी जी लो, हम जिंदा है, जी लो। એક બિઝનેસમેનને એવું શું કરવું જોઈએ કે એના બિઝનેસ એથિકલી કંડક્ટ કરે અને પછી પૈસાના લાલચમાં ના પડે? एक बिजनेसमैन को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फिर अपना बिजनेस एथिकली करे और पैसे के लालच में ना पड़े? देखो, कोई भी काम करने का, कोई भी बिजनेस, उसमें पहले स्किल होना चाहिए, उनकी जानकारी 100% होना चाहिए। तो दूसरी कंपनी ऐसा काम करती है, उसमें ट्रेनिंग प्रैक्टिकल लेना चाहिए, थियरिकल भी होना चाहिए, बाद में सफल हो गए। मगर हम तुरंत ही आज देख के शुरू कर दे तो 100% सफल नहीं भी हो सकते। सर नमस्कार, मेरा नाम शरद तिवारी है, मैं स्कूल का पुराना विद्यार्थी हूँ। आजकल के जो परिदृश्य में देख रहे हैं हम कि परिवार बहुत तेजी से छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े लोग भी अधिकारों से, मतलब अपने कर्तव्यों से ऊपर अधिकारों की ही बात करते हैं। भाई बहन, बहन भाई जो आपस में माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं, और सब लोग जो भौतिक हमारी जैसे संपत्ति, पैसा, फैक्ट्री, इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो संबंध, जो हमारे माता पिता के, भाई बहन के, बेटा बेटी के, सबके जो संबंध है, वो बहुत तेजी में सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इसके अंदर अब ना दादा है ना दादी है जो अच्छी बातें सिखाए, क्योंकि वो कहीं और रह रहे हैं, परिवार में विभाजन हो गया है। किसी के हिस्से में अगर वो भाग्यशाली रहा तो माता पिता में से कोई रहा तो उसके बच्चों को तो मिल जाता है कि जो माता पिता जो होते हैं वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन आजकल आई, मी एंड माइंड, इसमें जो रेस लगी हुई है, होड़ लगी है, बच्चों में संयम नहीं है, छोटी छोटी बात पे झुंझला जाते हैं, लड़ने लगते हैं। मैं तो स्कूल में कई बार आता हूँ तो देखता हूँ कि वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में गरम जोशी में चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये था कि कुटुंब प्रबोधन पे कुछ अगर आप थोड़ा सा। देखो, आपने एक कुटुंब देखा प्रैक्टिकल, तो उसमें क्या, मैंने पहले ही उनका जवाब दे दिया है कि स्वभाव, मैं सबको मान देता हूँ, ये सब 2500 लोग को मैंने मान दिया, इसलिए सब लोग मेरा मानता है। तो सबसे पहले आपको मान देना है, एक कुटुंब साथ में रखने का है, तो मम्मी राइट है, पापा राइट है, भाई राइट है, बहन राइट है। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको 1 घंटे 2 घंटे के बाद धीरज रख के प्यार से समझाओ, वो मान जाएंगे। तुरंत कोई प्रॉब्लम एक ही है, हम कोई भी कुछ भी कहे तुरंत ही आंसर देते हैं, तुरंत विचार नहीं करते हैं। अगर आज से आप नक्की करो कि मेरे को कोई भी बोले, पहला मैं 5 सेकंड विचार करूंगा, बाद में जवाब दूंगा, 50% आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो अब क्या है, माँ बाप गलत नहीं है, गलत हमें ही हुआ, मगर माँ बाप का समय आपके साथ नहीं है, समय यंगर के साथ है। तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा कि माँ बाप का एक्सपीरियंस और यंग का स्ट्रेंथ, ये दोनों साथ में मिले तो अपना भावी बने। बाकी धीरज, धैर्य मस्ट इम्पोर्टेंट, धीरज रखो, स्वीकार करो, सबका स्वीकार करो,
बस एक ही बात है, तो पूरा दुनिया अपना हो जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे। हम मानते हैं, हमारे कहीं ऐसा हो, अभी हमारे समाज में भी 2-3 ऐसा किस्सा बना। तो एक ससुराल में आई थी लड़की, बहुत अच्छी, एक ही लड़की थी, उन्हें माँ बाप को, बहुत पैसा वाला था, पाल पोस के आई, ससुराल भी पैसा वाला, उसका डायमंड ज्वेलरी का फैक्ट्री था, उसमें गई, अच्छा काम करने लगा। 3 साल के बाद बोली कि ये कंपनी में मेरा कितना शेयर है? तो उनका पति ने बोला कि तूने ऐसा सोच ही कैसा किया? तो दोनों को झगड़ा नहीं हुए, तो पति ने संयम रखा और बोला ये सब अपना छोटा भाई संभालते, उनको तू पूछ ले। तो छोटा भाई ने बोला कि भाभी अपने घर में एक ही हमारा कंपनी, सब हम एक है, आप कैसे बोलते कि मेरा क्या बाप है? तो बोली भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं ये काम करूं और तुम्हारी पास से पैसा मेरे को लेने का, ये मेरे को नहीं करने का है, मेरे को अगर इसमें भाग दो न कर, मेरे को नहीं रहने का वो वहां ऑफिस में से सीधी पियर चली गई और दोनों का हो गया, छूटा छेड़ा हो गया। ये गलत बात है लड़की की, ये सोच ये गलत है, कुछ तो सोचना पड़ता है। तो ये देखो, सबको मैं बोलता हूँ, सबको खुद का काम करने का है, और बोलते हैं कि हमको वडील नहीं देते हैं, छूट नहीं देते हैं। भाई काम करने की जरूरत नहीं, मैं सबको बोलता हूँ कि जो लड़की होती है कि लड़का होता है, तो देखो पहले से भगवान ने उनका काम तय किया है। हमारे एक अश्विन भाई देसाई करके हमारे प्रोफेसर है, ये जाहिर प्रवचन में बोलते थे कि अगर 100 करोड़ में कंपनी का मैनेजर मिलेगा, मगर 1000 करोड़ में माँ नहीं मिलेगी, पहले माँ बनो, कंपनी का मैनेजर बाद में बनने का है, ये काम है। अगर ये सोच आ जाए तो संयुक्त कुटुंब हो जाए, तो माँ बाप का स्वीकार हो जाए, तो स्वीकार ये करने का है, सोच बदलने का है। हमारा फैमिली में अभी सब लड़कियां जितनी आई, पढ़ी लिखी, मास्टर डिग्री, PhD सब है, मगर किसी ने हमको स्टार्टिंग में कोई काम की छूट नहीं दी है। अभी जिसका लड़का लड़की 15 साल का हो गया, ये सबको छूट, अभी आपने आपका काम कर दिया, आपका जो करने का था, अभी आपको क्या चाहिए? तो हमारा जो ट्रस्ट है उसमें से बहुत बड़ी शाखा है, तो जिसको प्रेजेंटेशन पूरा दिन का कर दिया, आपको क्या काम करने का उसमें से ढूंढ लो। अगर किसको मिलेगा? जिसका बेटा या बेटी 15 साल की होगी, उसके छोटा होगा तो छूट नहीं मिलेगी, उनके बड़े करो, पहले ये बताओ, ये बात है। तो अपना बहुत वार्तालाप में आनंद आया, और ऐसा ऑडियंस बहुत कम देखने को मिलता है, और मैं प्राउड फील करता हूँ विक्रम जी के लिए कि वो वहाँ तो बैठा 1.5 घंटा, यहाँ भी आके फिर बैठा। कोई प्रिंसिपल जी में ऐसा है, तो मेरे को बहुत ये नवा लगता कि दोनों में बैठे, कोई एक में आवे तो सही है। मैं बोलता हूँ नहीं, अभी बोलता हूँ। तो ये दोनों हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों खड़ा हो गए। ये राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा में हम साथ में बैठते हैं। ये आपका यहाँ का है, ये कविता बेन तो यहाँ का है, माया बेन आपका होशंगाबाद का है। तो दोनों स्पेशल यहाँ में आ रहा था, तो यहाँ पर निभाने के लिए, संबंध निभाने के लिए आते हैं। क्यों कि मोरारी बापू ने हमारी सूरत की कथा में बोला था कि सचमुच में पैसा वो यूज करने के लिए भगवान हमको देते हैं, और रिलेशन रखने के लिए देते हैं। मगर आजकल लोग क्या करते हैं, रिलेशन का यूज करता है और पैसे को बचा के रखता है। तो अगर सुख चाहिए तो पैसे का यूज करने का और रिलेशन को संग्रह करके रखने का। अभी जो अपना प्रिंसिपल बेन जी को जो मैंने बताया कि एक आप बच्चे को बात बताओ, तो बहुत इंटरेस्ट की है और आनंद की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये करके बात खत्म। तो तभी
तभी मैं वर्कर था, क्योंकि मैंने 6 साल फैक्ट्री में काम किया। 1968 में, तभी हम 17-18 साल का था, तो हम 4 फ्रेंड दिवाली वेकेशन में मुंबई घूमने को गए। तो मुंबई गया तो वहां घूमते घूमते एक ताजमहल होटल देखा। पहले मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई होटल होता है। हम तो होटल मीन्स क्या समझते थे कि लक्ष्मी होटल मीन्स चाय मिलती है, वहाँ चाय बिस्किट मिले, होटल है तो चाय बिस्किट मिले, इतना ही समझते हैं। ये बोले अरे यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग फॉरेन से आते हैं, यहाँ रहते हैं। तो हमको ताजुब हुआ, तो हमने किसी को बोला हमको अंदर जाने का जाने देंगे, क्योंकि आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? हमने चप्पल पहना था, ये इंसर्ट नहीं करते, ऐसे शर्ट, कारीगर होते, कारीगर था ना बेचारे, वर्क करते, ऐसा ड्रेस था। तो बोला आपको नहीं जाने मिलेंगे। तो एक आदमी ने आइडिया बताया कि आपको ऐसे मिलेंगे कि आप ये टैक्सी खड़ी है, टैक्सी में बैठ के आप अंदर एंट्री ले लो तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो हमने तो एक टैक्सी वालों को बोला कि हमको ये अंदर जाने का है, तो हमको नहीं जाने देंगे, आप आएंगे। पहले तो उनको नवाई लगा कि ताज तो यहाँ है, कहाँ? हमने बोला ताज ले लो, तो ताज तो यहाँ है। तो फिर हम समझाया तो अंदर आया। तभी मिनिमम टैक्सी का रेट 80 पैसे थे, तो हमने उनको 1 रुपया दे दिया और हम निकल। जब हम अंदर गए तो टैक्सी का डोर खोले, सिक्योरिटी वाला ने सलाम किया, मजा आ गया 1 रुपये में। मगर मालूम नहीं कहाँ जाने का। थोड़ा अंदर गया तो बाहर का दरवाजा में निकल गया, तो वहाँ दरिया का साइड, पहले एंट्री सामने थी, तो दरिया साइड नहीं थी और 25 माल की बिल्डिंग भी नहीं थी, खाली 7 फ्लोर की थी, तभी की बात है। तो हम तो बाहर निकल गए, अभी क्या करें? तो अंदर गया तो एक वहाँ खड़ा आदमी था, ये गुजराती था, वो हमको समझ गए। ऐ छोकराओ क्या जाओ छे? तो हमने बोला कि अंदर की क्या था यार, बाहर का क्या? तो क्या चलो मैं अंदर ले जाता हूँ। तो तभी एक इतना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, कोई त्रासवाद नहीं था, तो सब डोर खुला रहता था ताज का। तो वो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, ये दरवाजे थे, अंदर ले गया और अंदर लेके उसने बताया कि ये सामने रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाओ और बैठ के 2 टी बोल देगा। तो हम तो गया और हमने वहाँ जाके बोला भाई बैठ गए 2 टी, तो 2 चाय आई। अभी मालूम नहीं कि ऐसे कैसे चाय आई कि उनका पानी अलग, दूध अलग और शक्कर, चाय दिखे नहीं, वो चाय तो दिखे नहीं। तो एक सब देखा तो पड़ीके में चाय थी, तो हमने कहा इसमें चाय है, चलो खोलो। तो ये पड़ीका तोड़ डाला और पानी में डाला भूखी, क्योंकि घर में भूखी डालते हैं, तो भूखी अंदर डाला। तो फिर चाय तो बनी, मगर ये क्या हो गया, सब थोड़ा पानी हो गया। अभी तो झाड़ी तो है नहीं, तो वो भूखी निकाले कैसे? ये ऐसे पी गया चारों, 2 चाय में 4 लोग ने पी ली। फिर लोग 10 रुपया तभी लिया, 5-5 रुपया, तो 10 रुपया दे दिया। वेटर को देना पड़े वो कुछ मालूम नहीं। फिर हमने क्या किया कि वहाँ पेपर नेपकिन था ताज का चिक्का वाला, वो हमने चारों ने जेब में ले लिए। लेकिन कोई माने नहीं कारखाने में कि आप लोग ताज में गए थे, तो हमने ले लिया और सबको बोला हम ताज होटल में गए थे। तभी मालूम पड़ा। ये बात क्या कब हुई? 2003 में जब हम डी बियर्स के मेंबर्स बने, तो हमने पूरा हमारा फ्रेंड सर्कल ने सम्मान का एक प्रोग्राम रखा यही ताज में। और ये जो हम रेस्टोरेंट में गए उसका सामना का दरवाजा ये हॉल का था, हॉल के दरवाजे में रखा। और तभी मैंने ये स्टोरी बताई कि देखो भगवान की कैसी असीम एक ये सृष्टि है, इनकी योजना कैसी है। ये हम सबको जैसे वो बताते हैं कि अपना वो आता है ना कठपुतली की तरह सबको हमको करते हैं कि जहाँ हमारा एंट्री नहीं था वहाँ आज हमारा अभिवादन हो रहा है। यही बात है कि आप करते जाओ। तो ये बात है 68 की, ये बात है 2003
3 की तो 2 ये हो गया 7 68 32 साल 35 साल के बाद सम्मान हुआ। तो ये बहन बोल रही थी ना कि अपने को असफलता हुए तो क्या हुआ, बस हमको चलने का है, मिलेगा आगे। धन्यवाद, बहुत आप लोगों ने प्यार किया, प्रेम किया, अपना भावना रखा और उसमें हमने जो कुछ बोला है उनने नहीं बोला। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो ये आपको भगवान ने आपको मेरे लिए, भगवान ने मेरा थ्रू आपको बोला या आपके लिए बैठ जाएंगे। Inspiration and his seamless energy, it seems to go on. And sir, आप प्लीज मानिए जो आपने हमको आज लर्निंग दी है, ये चीजें कई बार प्रिंसिपल मैम असेंबली में भी बच्चों को बोलती है कि अच्छे काम घर पे स्टार्ट होते हैं एंड पेरेंट्स के लिए जो अपना प्यार होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अबव ईगो, ये सब चीजें एक्चुअली इन बच्चों को सीख मिलती रही है। आज आपने भी बताया, थैंक यू सो मच। I request Shri Dholakia ji to please accept a memento presented by the President Board of Governors of Delhi College, Maharaj Vikram Singh Ji Huar. I would like to take a moment and आदरणीय ढोलकिया साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, आप हमारे डेली कॉलेज में आप पधारे, उसके लिए दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी जैसे एक चर्चा निकली थी कि दुनिया माने नहीं माने, हम आपको हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं और आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें आगे भविष्य में भी मिलता रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I request Ma'am Kavita Patidar ji to please come forward and accept a memento presented by our special guest Dholakia ji and Maharaj. Thank you, Kavita ji. I request Maya Narolia ji to please come forward and accept a memento. Let's have a round of applause. This is a token of our appreciation for their presence today. I request Radha Krishna ji to please come forward and accept a memento. I now request Dr. Jagdish Patel to please come forward and accept a memento. We can have a round of applause for the presence of these dignitaries with us today.
We request our very senior former board members also to please come for the photograph, and our board member Mr. Dheeraj Lulla to also please join in. Principal ma'am to be present for the photograph as well. Thank you. Mr. Karan Narsari. All right. I think we can have another round of applause while the photograph happens, acknowledging the presence of these dignitaries amongst us. Thank you so much. Ladies and gentlemen, with this we come to the end of the proceedings for today. I wish to sincerely thank Brihat for organizing this unique and thought-provoking event. I thank Maharaja Vikram Singh Ji Puar for his superior vision, and I thank Principal Ma'am for her inspirational and value-based leadership. I thank the entire organizing committee of Brihat and the organizing team of Delhi College. I also would like to let everyone know that the autobiography of Dholakia Ji is available outside for the audience members, the senior audience members to pick up. So please do feel